आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं तो आप खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सरकार ने कंपनियों को राहत देने के लिए कानून में किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव कर दिया है। इस संशोधन के बाद कोविड-19 महामारी की वजह से जिन कंपनियों ने डिफॉल्ट किया है उन्हें उनके लैंडर्स आईबीसी में नहीं घसीट सकते हैं। सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए आईबीसी के सेक्शन 7, 9 और 10 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। अगर आसान शब्दों में कहें तो आपने कारोबार चलाने के लिए बैंक में कर्ज लिया है और लोन नहीं चुकाने की वजह से अगर आपको डर है कि कहीं आप पर आईबीसी के तहत कार्रवाई ना हो जाए तो इसका इंतजाम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिवाला से संबंधित एक नए अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ये कानून आपको कर्जों से फिलहाल राहत देने में मददगार है। मार्च तक मिली कंपनियों को राहत। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 60 दिनों तक आर्थिक गतिविधियां ठप रही, जिसकी वजह से कई कंपनियों ने डिफॉल्ट कर दिया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 25 मार्च 2020 के बाद से अगले 6 महीने या 1 साल तक किसी भी कंपनी के खिलाफ सीआईआरपी का आवेदन नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें आईबीसी में लेकर नहीं जाया जा सकता। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून को उस प्रस्ताव को पास कर दिया जिसमें आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया पर अभी इसलिए रोक लगाई है क्योंकि अभी डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों पर सेक्शन 10A 25 मार्च से अगले 6 महीने या 1 साल तक लागू नहीं होगा। क्या है आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत कर्ज न चुकाने वाले के बकायेदारों से निर्धारित समय के अंदर कर्ज वापसी के प्रयास किए जाते हैं। इस कोशिश से बैंकों की आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार जरूर हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच मीटिंग जारी, मोल्डो में बैठक। जी हां दोस्तों, मोल्डो में दोनों सेनाओं के बीच अहम बैठक। लद्दाख में तनाव कम करने की कोशिश। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में जारी तनाव पर अहम बैठक चल रही है। भारतीय सेना के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत की ओर से बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। वह अपनी टीम के साथ चुशुल के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक से पहले भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत के कमांडरों के साथ बात की और लद्दाख में हालात का जायजा लिया। बैठक की जगह टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां बैठक हो रही है वो जगह चुशुल से विपरीत चीनी नियंत्रण के इलाके मोल्डो में स्थित है। भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर पर यह बैठक बुलाई गई है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी सीमा पर जारी तनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत इस पर जोर देगा कि अप्रैल में जो स्थिति लद्दाख इलाके में थी वही चीन बरकरार रखें। लद्दाख गतिरोध पर आज चीन से भारत की बात ये होगा बैठक का एजेंडा। इसके अलावा भारत की मांग है कि चीन एलएसी के पास के इलाकों से अपनी सेना के साथ पीछे हटे। चीन सीमा पर तैनात हथियारबंद बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे ले जाए। भारतीय सेना पैंगोंग त्सो पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए चीन पर दबाव बनाएगी। सेना ने जारी किया बयान। चीन के साथ विवाद पर भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश जारी है। सेना ने कहा कि भारत और चीन के अधिकारी सैन्य और कूटनीतिक चैनल के जरिए भारत चीन बॉर्डर पर पैदा हुए तनाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने मीडिया से अपील की है कि इस घटनाक्रम को लेकर बिना आधार के और किसी भी तरह की रिपोर्टिंग ना करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का भारत में उत्पादन शुरू, लाखों डोज होंगी तैयार। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोरोना वायरस वैक्सीन की लाखों डोज का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के साथ साथ भारत में भी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने AZD 1222 नाम से कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का रिजल्ट अच्छा रहा है और अगले राउंड का ट्रायल अभी जारी है। एस्ट्राजेनेका के CEO पैस्कल सोरियट ने BBC से बातचीत में कहा कि हम वैक्सीन का निर्माण शुरू कर रहे हैं। रिजल्ट आने के समय हमारे पास वैक्सीन तैयार होंगी। हालांकि इसके रिस्क भी हैं कि वैक्सीन काम नहीं करता है तो ये बेकार हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि कंपनी वैक्सीन के निर्माण से लाभ नहीं कमाएगी जब तक WHO महामारी खत्म होने का ऐलान नहीं करता। पैस्कल सोरियट ने कहा कि उन्होंने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 अरब वैक्सीन की डोज के उत्पादन के लिए करार किया है। 2021 तक 1 अरब वैक्सीन की डोज तैयार करने का लक्ष्य है। वहीं 2020 के अंत तक 40 करोड़ डोज तैयार हो सकती हैं। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका का कहना है कि सितंबर तक दुनिया भर की फैक्ट्री में वैक्सीन की लाखों डोज तैयार हो जाएंगी। वहीं 2021 के मध्य तक 2 अरब डोज तैयार होंगी। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अमेरिका को 40 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करने के लिए करार किया है। वहीं कंपनी ब्रिटेन को 10 करोड़ वैक्सीन देगी। हालांकि वैक्सीन की सप्लाई ऑक्सफोर्ड की सफलता पर निर्भर करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगस्त तक वैक्सीन का फाइनल रिजल्ट जारी कर सकती है। शुरुआत में AZD1222 वैक्सीन का परीक्षण 18 से 55 साल के 160 स्वस्थ लोगों पर किया गया था। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया गया। तीसरे चरण में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन टेस्ट में बच्चे और बुजुर्गों को भी शामिल कर रही है। इस दौरान कुल 10,260 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम काम करते हैं, प्रचार करने में सक्षम नहीं हैं, सीएम नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने पल्स पोलियो और पर्यावरण पर शुरू किए गए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का भी जिक्र किया। नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि जब उन्होंने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर बिल गेट्स को बताया तो उन्होंने दिल्ली में जाकर एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण को लेकर इतने सजग हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना काल के दौरान पूरे देश में लगे लॉकडाउन में शायद ही प्रेस या अन्य किसी साधन से द्वारा उन्होंने देश भर में प्रवासी मजदूरों के साथ कोई संवाद किया है। सीएम नीतीश कुमार को इस बात का मलाल है कि उनकी सरकार का पब्लिसिटी होता ही नहीं है या सक्षम नहीं है। पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई बातों को सामने रखा। गांधी शताब्दी समारोह के सिलसिले में भी कार्यक्रम में चर्चा की। उन्होंने बताया कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात को दर्ज कराया गया है कि गांधी के संदेशों को 1.5 करोड़ घर तक पहुंचाया गया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने फिर से दोहराया कि हम प्रचार करने में सक्षम नहीं हैं और उन्होंने वादा किया कि बिहार में एक दिन में 2.5 करोड़ पेड़ लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर पर ट्रेंड के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों को दी शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, सुबह से बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके ट्रेंड करने की वजह यह है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी हटा लिया है, जबकि दूसरी तरफ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बायो में कभी बीजेपी लिखा ही नहीं था। इस बीच अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर नियुक्त किए गए सभी प्रभारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का अनुभव और कार्यकर्ताओं की मेहनत भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद उनके समर्थक 22 विधायक भी इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इन विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कांग्रेस के इन 22 विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों समेत 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है और दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में सुबह ट्विटर पर यह दावा किया जाने लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी शब्द को हटा दिया है और इसकी जगह उन्होंने पब्लिक सर्वेंट लिख लिया है। हालांकि कुछ लोग पुराने स्क्रीनशॉट बताकर दावा कर रहे हैं कि सिंधिया ने मार्च में भाजपा में शामिल होने के बाद कभी भी अपनी ट्विटर प्रोफाइल में बीजेपी का जिक्र ही नहीं किया था और उनके बायो में पब्लिक सर्वेंट ही था। इस चर्चा पर भाजपा या खुद सिंधिया की तरफ से अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल सिंधिया के ट्विटर बायो को लेकर इतना तूफान इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से मोहभंग होने का संकेत भी सबसे पहले इसी के जरिए दिया था। सिंधिया जब कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले थे, उसके 4 महीने पहले उन्होंने ट्विटर बायो से कांग्रेसी परिचय हटा लिया था। पिछले साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में सिंधिया ने ट्विटर अकाउंट में खुद को पब्लिक सर्वेंट और क्रिकेट प्रेमी घोषित कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे पहले अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपना परिचय कांग्रेस महासचिव, गुना लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखा था। इसके बाद सिंधिया मार्च में 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
ट्रंप की जवाबी कार्रवाई से घबराया चीन, तुरंत ये फैसला लेने पर हुआ मजबूर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा अमेरिका में चीनी विमानों को उड़ान नहीं भरने देने की धमकी के बाद चीन अब अमेरिकी उड़ानों पर प्रतिबंधों से पीछे हट गया है। चीन ने गुरुवार को अमेरिकी विमानन कंपनियों को देश के लिए सीमित उड़ानें संचालित करने की अनुमति देने के फैसले की घोषणा की। इससे पहले वॉशिंगटन ने कहा था कि वह चीनी एयरलाइनों को 16 जून से अमेरिका में उड़ान भरने से रोक देगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच स्वास्थ्य से लेकर कूटनीति तक कई मोर्चे पर बढ़ते तनाव के बीच अब एयरलाइन संचालित करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब ट्रंप ने चीनी कंपनियों में निवेश के जोखिम का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, पारदर्शिता की आवश्यकताओं को विफल करने के चीन के प्रयासों से अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों के निवेशकों के लिए भी अर्थपूर्ण जोखिम है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर चीनी सरकार द्वारा ऑडिटरों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। ट्रंप ने कहा कि वह वित्तीय बाजारों पर एक कार्य समूह का गठन कर रहे हैं ताकि अमेरिकी कंपनियों में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों को अमेरिका के नियमों के हिसाब से सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाए जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, अमित शाह की वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए पटना पहुंचे बीजेपी के रणनीतिकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी भी अब पूरी तरह से चुनावी तैयारी में ताकत झोंकने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को होने वाली वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शुक्रवार को पटना पहुंचते ही एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के सरकारी आवास पर भूपेंद्र यादव और बीएल संतोष पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी ने अमित शाह की वर्चुअल रैली को बिहार जनसंवाद नाम दिया है। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथों पर इस अमित शाह के जनसंवाद का प्रसारण किया जाएगा। बिहार जनसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों और पूर्व प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह की वर्चुअल रैली को सुनने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, ट्विटर, टेलीग्राम के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के साथ ही बूथ अध्यक्षों की रैली की लिंक भेजने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी फॉर बिहार लाइव के माध्यम से 72,000 बूथों के अलावा 45 जिलों के 9,547 शक्ति केंद्र, 1,099 मंडलों में बीजेपी कार्यकर्ता अमित शाह का संबोधन सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का दावा है कि 7 जून को शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जनसंवाद कार्यक्रम न केवल ऐतिहासिक बल्कि यह डिजिटल रैली सफलता के कई नए कीर्तिमान भी स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि 72,000 बूथों पर अमित शाह का भाषण सुनाने का लक्ष्य रखा गया है और हर विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5,000 लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का टारगेट है। लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर 50 से ज्यादा लोग एकजुट ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहे या अपना मन बदल ले, हम उसके साथ, चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बीच अब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने बयानों से चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बिहार में अभी चुनाव होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन वहां पार्टियों की हलचल शुरू होने लगी है। फिलहाल केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार में शामिल घटक दल लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में राजग का चेहरा कौन होगा, यह भाजपा को तय करना है। चिराग ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर कहा, भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहे या अपना मन बदल ले, हम भाजपा का साथ देंगे। हालांकि उन्होंने बातों बातों में प्रवासियों के मुद्दे पर नीतीश सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार प्रवासी संकट से जिस तरह से निपटी उसमें बेहतरी की गुंजाइश थी। मुख्यमंत्री के प्रवासी श्रमिकों के संकट से निपटने के तरीके से नाखुश होने के बावजूद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा चाहे नीतीश कुमार को राजग का चेहरा बनाए या किसी और राह पर चले, वह भगवा दल के साथ ही रहेंगे। भाजपा ने बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार करीब 1 साल पहले ही घोषित किया था, लेकिन गठबंधन के कुछ नेताओं ने उनके नेतृत्व को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। चिराग पासवान ने कहा, चेहरा कौन होगा, गठबंधन का नेता कौन होगा, यह सब गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा तय करेगी। भाजपा चाहे जो निर्णय ले, लोजपा हमेशा उसके साथ है। यदि
जी वह नीतीश कुमार जी के साथ चलना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। अगर उनका मन बदल जाता है, चाहे जो भी फैसला भाजपा ले, हम उसका साथ देंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।